षष्ठी तत्पुरुष समास की चर्चा के प्रसंग में षष्ठी समास निषेध का प्रकरण चल रहा है। इसी विवेचन को आगे बढ़ाते हुए आज इस पाठ में दो सूत्रों पर विचार किया जाएगा। पहला सूत्र है नित्यम क्रीडा जीविकयोः और द्वितीय सूत्र है पूर्वापराधरोत्तर मेकदेशी नैकाधिकरणे। नित्यम क्रीडा जीविकयोः सूत्र के द्वारा जो षष्ठी तत्पुरुष समास विकल्प से प्राप्त था, विभाषा अधिकार होने के कारण से उसका विकल्प उसको नित्य किया जाता है, क्योंकि उसमें नित्यम पद पढ़ा ही गया है। नित्यम पद पाठ बलात् नित्यम क्रीडा जीविकयोः सूत्र के द्वारा क्रियमाण जो समास है वह नित्य समास है, इसलिए अस्वपद विग्रह समास होगा। उसके विग्रह वाक्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता है भाषा में, क्योंकि वह समस्त पद या तो क्रीडा का वाचक होता है या फिर जीविका, समस्त पद के द्वारा जीविका गम्यमान होती है। इसीलिए उसका और क्रीडा और जीविका ये दो अर्थ व्यस्त पद से वाक्य से नहीं प्राप्त हो सकते, इसीलिए उसको नित्य समास माना गया है। दूसरा सूत्र षष्ठी समास का अपवाद भूत है और उस सूत्र के जो उदाहरण हैं उनमें षष्ठी समास प्राप्त था, उसको बाध करके उस सूत्र के द्वारा एकदेशी समास किया जाता है। उसका विवेचन उस सूत्र में किया जाएगा। प्रथम सूत्र नित्यम क्रीडा जीविकयोः यह है, दो पद का सूत्र है। नित्यम क्रिया विशेषण है, इसलिए द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, द्वितीयांत है। क्रीडा जीविकयोः षष्ठी द्विवचनांत है। क्रीडा च जीविका च इति क्रीडा जीविकेतयोः क्रीडा जीविकयोः, इस प्रकार से अर्थ है। वृत्ति में लिखा है नित्यम क्रीडा जीविकयोः एतयोः अर्थयोः अकेन नित्यम षष्ठी समस्यते। एतयोः अर्थयोः, एतयोः कयोः क्रीडा जीविकयोः, क्रीडा और जीविका इन दो अर्थों में अकेन अक प्रत्यांत जो शब्द होगा तत्प्रकृतिक जो समर्थ सुबंध होगा उसके साथ षष्ठी षष्ठंत का समास होता है। सूत्र सरल ही है, इसमें कोई विशेष विवेचन भी नहीं है, अर्थ भी स्पष्ट ही है। अगर समस्त पद से क्रीडा अर्थ आ रहा हो, समस्त पद किसी क्रीडा का नाम हो या समस्त पद से जीविका अर्थ गम्यमान हो, तो जो षष्ठ्यंत होगा उसका अक प्रत्यांत जो शब्द होगा, णुल का अवशेष अक बच जाता है, तत्प्रत्यांत जो शब्द होगा तत्प्रकृतिक जो समर्थ सुबंध होगा उसके साथ समास हो जाएगा। यह सूत्र का अभिप्राय है। उदाहरण क्या दिया है? उद्दालक पुष्पभंजिका। उद्दालक पुष्पभंजिका क्रीडा विशेष से संज्ञेयम। उद्दालक पुष्पभंजिका यह क्रीडा विशेष की संज्ञा है। प्राचीन काल में होने वाली क्रीड़ा, जिस प्रकार से आज वर्तमान काल में फुटबॉल क्रिकेट इत्यादि क्रीड़ाओं के नाम है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में उद्दालक पुष्पभंजिका यह एक क्रीड़ा का नाम है। उस वक्त उद्दालक पुष्पभंजिका नामक कोई क्रीड़ा खेली जाती थी। तो उद्दालक पुष्पभंजिका क्रीड़ा विशेषस्य संज्ञेयम। उद्दालक पुष्पभंजिका यह पद एक विशेष प्रकार की क्रीड़ा का वाचक है, क्रीड़ा का नाम है। और इसका अगर लौकिक विग्रह बना दिया जाए तो उद्दालक पुष्पाणाम भंजिका इत्यादि, तो उससे वह क्रीड़ा रूपी अर्थ प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए इसको नित्य समास माना गया है। नित्यम ग्रहण बलात्, नित्यम का ग्रहण सूत्र में किया ही गया है। नित्यम ग्रहण बलात् यह समास नित्य समास है और अस्वपद विग्रह समास होगा, इसलिए इसका विग्रह बनता है। यहाँ पर जो भंजिका शब्द है, भंजिका शब्द का मतलब भंजन है, भंजनम भंजिका। उद्दालक पुष्पाणाम भंजनम, उद्दालकस्य पुष्पाणि, उद्दालक पुष्पाणि, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास पहले उद्दालक पुष्प शब्द में किया जा सकता है। उद्दालकस्य पुष्पाणि, उद्दालक पुष्पाणि तेषाम भंजनम, उद्दालक पुष्पाणाम भंजनम। तो इस प्रकार से अश्वपद विग्रह बना करके और उद्दालक पुष्प आम भंजिका सु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बना करके नित्यम क्रीडा जीविकयोः सूत्र के द्वारा समास कर दिया जाता है। उद्दालक पुष्प भंजिका यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। एकदेश विकृत न्याय सारी प्रक्रिया पूर्वत होकर के एकदेश विकृत न्याय न पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु अभ्यादा हल्ङ्याभ्य दीर्घात सूत्र से प्रत्यंग हल से सु का लोप हो जाएगा।
इसीलिए उद्दालक पुष्प भंजिका, रमा शब्द की तरह इसके रूप चल जाएंगे, उद्दालक पुष्प भंजिका। इसमें लिखते हैं आगे वृत्ति में कि संज्ञायाम इति भावेणुल, कि भंजिका शब्द जो है उसमें भंज धातु से भाव अर्थ में णुल प्रत्यय किया गया है। भाव अर्थ में णुल करेंगे, धात्वर्थ निर्देश णुल वक्तव्य, इससे भी णुल हो सकता है, और संज्ञायाम इस सूत्र से भी णुल प्रत्यय हो सकता है। अब इसमें थोड़ा मतभेद है। जो बाल मनोरमाकार हैं वह संज्ञायाम इस सूत्र के द्वारा भाव अर्थ में णुल प्रत्यय स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि संज्ञायाम सूत्र अधिकरण अर्थ में लगता है और इसलिए यहाँ पर धात्वर्थ निर्देशे णुल वक्तव्य, इस वार्तिक के द्वारा धात्वर्थ निर्देश में णुल प्रत्यय करना चाहिए, ऐसा बाल मनोरमाकार का मानना है। लेकिन तत्वबोधनिकार का कहना है कि जो संज्ञायाम सूत्र के द्वारा होने वाला णुल है वह भाव में भी हो जाएगा और अधिकरण अर्थ में भी हो जाएगा। इसलिए उद्दालक पुष्पाणाम भंजनम ऐसे भाव में विग्रह करें या उद्दालक पुष्पाणी भज्यन्ते यस्याम क्रियायाम इस प्रकार से अधिकरण परक विग्रह करें, दोनों ही विग्रहों में उद्दालक पुष्प भंजिका यह रूप सिद्ध हो जाता है। अश्वपद विग्रह समास है, दोनों का अपना अपना मत है। मनोरमा में उद्दालक पुष्पाणी भज्यन्ते यस्याम क्रियायाम सा यस्याम क्रीडायाम सा उद्दालक पुष्प भंजिका, इस प्रकार से अधिकरण परक विवेचन भी दिया गया है। तो भाव में भी णुल स्वीकार किया जा सकता है। भाव में णुल स्वीकार करेंगे तो उद्दालक पुष्पाणाम भंजनम इस प्रकार से विग्रह करना पड़ेगा। भंजनम भंजिका एक ही मतलब है, तो उद्दालक पुष्पाणम भंजनम इस प्रकार से विग्रह करना होगा। और अगर अधिकरण में विग्रह णुल स्वीकार करेंगे तो उद्दालक पुष्पाणि भज्यन्ते यस्याम क्रीडायाम सा उद्दालक पुष्प भंजिका इस प्रकार से विग्रह करना होगा। अलौकिक विग्रह तो उद्दालक पुष्प आम भंजिका सु यही बनेगा। लौकिक विग्रह में ही थोड़ा अंतर आएगा। तो उद्दालक वो भी अश्वपद विग्रह है, स्वपद विग्रह नहीं है नित्य समास होने के कारण से। तो उद्दालक पुष्प आम भंजिका सु अलौकिक विग्रह में समास होकर के उद्दालक पुष्प भंजिका यह रूप निष्पन्न होता है और यह एक क्रीड़ा विशेष का बोधक है, क्रीड़ा विशेष संज्ञेयम। दूसरा उदाहरण है क्रीड़ा जीविका का। जीविका का उदाहरण क्या है? तो दंतलेखकः, यह उदाहरण है जीविका का। दंतलेखकः इसका मतलब क्या हुआ? तो दंतानाम लेखनेन जीवति, जो दंत संबंधी लेखन के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है, दांत संबंधी लेखन कर करके जो अपनी जीविका चलाता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहेंगे दंतलेखकः। तो दंत लेखक इस पद के द्वारा जीविका अर्थ का ज्ञान होता है समस्त पद से। दंत लेखक यह समस्त पद जीविका अर्थ को बताता है। जीविका यहाँ पर समास गम्य है, समस्त पद के द्वारा ही गम्य है। तो यहाँ पर भी अश्वपद विग्रह होगा। दंताराम लेखनेन जीवति इस प्रकार से अश्वपद विग्रह कर करके दंत आम लेखन लेखक सु इस प्रकार से अलौकिक विग्रह कर करके दंत लेखक यह समस्त पद निष्पन्न किया जाता है। लेखक शब्द में लिख धातु से कर्ता अर्थ में णुल प्रत्यय होकर के लिखती लेखक इस प्रकार से बनाया जाता है और ये कर्ता अर्थ में णुल प्रत्यांत शब्द है। इसीलिए इसमें त्रिजकाभ्याम कर्तरी इस सूत्र के द्वारा षष्ठी का निषेध प्राप्त है और उसको नित्यम ग्रहण बलात् बाध करके नित्यम क्रीडा जीविकयोः सूत्र के द्वारा समास कर दिया जाता है, नित्य समास। तो दंत लेखकः इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। दंत लेखकः जीविकायाम दंत लेखकः। पढ़िए तो मूल में वृत्ति क्या लिखी है? तत्र क्रीडायाम विकल्पे प्राप्ते। कह रहे हैं कि उद्दालक पुष्पाणाम भंजनम इत्यादि लौकिक विग्रह में उद्दालक पुष्प आम भंजिकासु इस अलौकिक विग्रह में जो षष्ठी तत्व समास प्राप्त है वह विकल्प से प्राप्त है, षष्ठी सूत्र से विभाषा के अधिकार में होने के कारण से। तो क्रीडायाम विकल्पे प्राप्त, विकल्प से समास प्राप्त है और उसको बाध्य दिया जाता है इस नित्यम क्रीडा जीविकयोः सूत्र के द्वारा और नित्य से समास कर दिया जाता है। इसमें एक तो षष्ठी सूत्र के द्वारा विकल्प से समास भी प्राप्त है और दूसरा कर्तरी च सूत्र के द्वारा समास का निषेध भी प्राप्त है, क्योंकि उद्दालक पुष्प में कर्ता अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है, इसलिए कर्तरी च सूत्र के द्वारा यहाँ पर षष्ठी समास का निषेध भी प्राप्त है। ये दो प्राप्त हैं, उन दोनों को बाध करके नित्यम क्रीडा जीविकयोः सूत्र के द्वारा नित्य समास कर दिया जाता है। और दंतानाम लेखन दंत लेखक में तत्र क्रीडायाम विकल्पेन प्राप्ते जीविकायाम त्रिजकाभ्याम कर्तरी इति निषेधे प्राप्ते। और जीविका अर्थ में जो दंत लेखक बनता है उसमें लेखक शब्द कर्तर्थक
ऋण प्रत्यांत है, इसलिए त्रिचकाभ्याम कर्तरी इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर निषेध प्राप्त है। उस निषेध को बाध करके नित्यम क्रीडा जीविकयोः सूत्र के द्वारा नित्य समास कर करके दंत लेखकः इस प्रकार से पद निष्पन्न किया जाता है। तो तत्र क्रीडायाम विकल्पे जीविकायाम त्रिचकाभ्याम कर्तरि इति निषेधे प्राप्ते वचनम नित्यम क्रीडा जीविकयोः, यह वचन आचार्य पाणिनि जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस वचन बलाद उद्दालक पुष्पभंजिका दंत लेखकः यह पद निष्पन्न हो जाते हैं। यह नित्य समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला सूत्र आता है, इसमें थोड़ा विवेचन भी है। पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशी नैकाधिकरणे, यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा किया जाने वाला समास एकदेशी समास कहा जाता है और षष्ठी समास का यह अपवाद है। पूर्वापराधरोत्तरम, यह प्रथम व्यक्ति एकवचन का है। एकदेशिना, यह तृतीय व्यक्ति एकवचन का है। एकाधिकरणे, यह सप्तमी व्यक्ति एकवचन का है। 3 पद का सूत्र है। पूर्वापराधरोत्तरम में 3 शब्द हैं, पूर्व, अपर, अधर, उत्तर। यह 4 शब्द हैं, पूर्व, अपर, अधर, उत्तर। इन 4 शब्दों का समाहार द्वंद्व हुआ है, इसलिए एक वचन हो गया। पूर्वंच, अपरंच, अधरश्च, उत्तरंच। इस प्रकार से विग्रह एतेषां समाहार पूर्वापराधरोत्तरम प्रथम व्यक्ति एकवचन में बन जाता है, संज्ञा परिभाषम इत्यादि की तरह। तो पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, इन 4 शब्दों का समास होगा। 4 शब्दों का समास होगा मतलब एतत् प्राकृतिक समर्थ सुबंत का समास होगा। पूर्व का सीधे समास नहीं हो सकता क्योंकि सहसुपा का अधिकार है, तो सुबंत का सुबंत के साथ ही समास होता है। तो पूर्व सु इसका है, अपर सु, उत्तर सु, अधर सु, इसका समास होगा। किसके साथ समास होगा? एकदेशिना, एकदेशिना के साथ समास होगा। अब एकदेशिना का क्या तात्पर्य हुआ? तो एकदेशिना का मतलब होता है अवयवी। कैसे अवयवी अर्थ होता है? तो एक देश शब्द का मतलब है अवयव। एक देश शब्द अवयव अर्थ में रूढ़ है। एक देश का मतलब हुआ अवयव। तो एक देश अस्य अस्ति इति एकदेशी, एक देश शब्द से मत्वर्थीय इनी प्रत्यय कर दिया गया तो एकदेशी बना। अब यहां पर एक विचार है कि एक देश शब्द में कर्मधारय समास है और कर्मधारय समास वाला जो पद होता है उससे फिर मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं किया जाता, न कर्मधारयान मत्वर्थी, यह नियम है। तो जब एक देश शब्द में कर्मधारय समास है तो उससे फिर मत्वर्थीय इनी प्रत्यय कैसे कर दिया गया? और यहां पर तो इनी प्रत्यय को बाध करके ठय प्रत्यय होना चाहिए था, क्योंकि एक गो पूर्वा ठय, इस सूत्र से ठय प्रत्यय की प्राप्ति है। तो ठय प्रत्यय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आचार्य पाणिनि जी ने स्वयं इनी प्रत्यय किया है, तो निपातनाद इनी प्रत्यय हो जाता है। दूसरा, इनी प्रत्यय भी मत्वर्थीय है, तो इनी हो कैसे गया? न कर्मधारयान मत्वर्थीय से उसका निषेध क्यों नहीं हुआ? तो कहा कि यहां पर आचार्य पाणिनि जी ने स्वयं उस न्याय का संचार नहीं किया है। इसी से पता चलता है कि ये जो न कर्मधारयान मत्वर्थीय नियम है ये रूढ़ शब्दों में नहीं लगता है। एक देश शब्द रूढ़ है अवयव अर्थ में, इसीलिए रूढ़ शब्द में न कर्मधारयान मत्वर्थीय यह नियम, इस नियम का संचार नहीं होता। यहां पर इनी प्रत्यय हो जाएगा। तो एक देश अस्य अस्ति इति एकदेशी, एकदेशी अर्थात अवयवी। एक देश का मतलब हुआ अवयव और एकदेशी का मतलब क्या हो गया? एक देश अस्य अस्ति, एक देश वाला मतलब अवयव वाला। तो अवयव वाला कौन होगा? अवयवी। जैसे हाथ पैर ये अवयव हैं और हाथ पैर अवयव वाला अवयवी कौन है? शरीर है। तो जो अवयवी वाचक शब्द होगा उस अवयवी वाचक शब्द के साथ पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इन 4 शब्दों का समास हो जाएगा। एक बात अभी इसमें और विचारण, उसमें आगे एक पद है एकाधिकरणे। एकाधिकरणे इस पद में सप्तमी है, लेकिन तृतीया के अर्थ में सप्तमी को समझ लेना चाहिए। तो एकाधिकरणेन ऐसा भी अर्थ उसका किया जा सकता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? तो अधिकरणम द्रव्यम, एकम अधिकरणम एकाधिकरणम, अर्थात एकत्व विशिष्टम द्रव्यम। एकत्व विशिष्ट जो द्रव्य, एकत्व संख्या वाला जो द्रव्य, ऐसा द्रव्य जिसमें एकत्व हो, एकत्व संख्या बैठी हो, ऐसा द्रव्य किससे लेंगे? एकाधिकरणम से लेंगे। तो एकाधिकरणम का तात्पर्य हो गया एकत्व विशिष्ट द्रव्य। अब एकत्व विशिष्ट द्रव्य अर्थ किसका होना चाहिए? तो एकदेशी का होना चाहिए। जो अवयवी है, अवयवी वाचक जो शब्द है वह एकत्व विशिष्ट द्रव्य अर्थ में वर्तमान होना चाहिए। तो एकाधिकरणेन एकदेशिना इस प्रकार से अन्वय कर सकते हैं। एकाधिकरणे में तृतीया कर करके एकाधिकरणेन एकदेशिना।
पूर्वापरा धरोत्तरम समस्यते, इस प्रकार से विग्रह बनाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो द्रव्य, जो अवयवी है, अगर वो एकत्व संख्या विशिष्ट है, एकत्व संख्या वाला है, तो उसके साथ पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इन 4 शब्दों का समास हो जाएगा। यह इसका फलितार्थ निकला। उसी को वृत्ति में आचार्य दीक्षित जी ने लिखा है। क्या वृत्ति पढ़िए तो अवयविनासह, अवयविनासह, अवयवी किसका अर्थ हुआ? एकदेशीना। तो अवयविनासह, अवयवी के साथ पूर्वादयः समस्यन्ते, पूर्व, अपर, अधर, उत्तर एते समस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्टश्चेत अवयवी। जो अवयवी है वो कैसा होना चाहिए? एकत्व संख्या विशिष्ट होना चाहिए। तो सूत्र से अर्थ का लाभ हो जा रहा है, वही अर्थ उन्होंने वृत्ति में लिख दिया है। ठीक है, तो इसके बाद अब इसके उदाहरणों पर विचार करते हैं। 4 शब्द हैं, पूर्व, अपर, अधर, उत्तर। तो पूर्वम कायस्य, पहला उदाहरण क्या है? पूर्व कायः, अपर कायः, उत्तर कायः, अधर कायः। ये इसके 4 उदाहरण बनते हैं। पहला उदाहरण है पूर्व कायः। तो पूर्व कायः का लौकिक विग्रह क्या बनेगा? पूर्वम कायस्य। अब इधर घटा लीजिए सूत्र की शर्त को। तो कहा कि पूर्व शब्द है ही है, पूर्व सु, ये स्थिति बन गई। और उधर काय है, कायसु। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व शब्द है उसका एकत्व विशिष्ट अवयवी के साथ अन्वय करना है। तो एकत्व विशिष्ट अवयवी कौन हुआ? तो काय हुआ। काय मतलब शरीर, शरीर एक द्रव्य है और वह एकत्व संख्या वाला है। तो काय का मतलब होता है शरीर, शरीर अवयवी हो गया, हाथ पैर इत्यादि उसके अवयव हो गए। तो काय शब्द अवयवी वाचक है, एक देशी है और एकत्व संख्या वाला है। काय हम एक ही वचन है। एकत्व संख्या विशिष्ट द्रव्यवाचक एक देशी कौन हो गया? काय हो गया। तो उसके साथ पूर्व सु का समास हो जाएगा। पूर्व सु कायसु, इस अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए। अब पूर्वम काय है ऐसा विग्रह किया गया है, तो पूर्वम में यहां नपुंसक लिंग रखा गया है। तो अर्धम, ये अर्थ यहां पर गम्यमान है और अर्धम इस विशेष्य के कारण पूर्व में नपुंसक लिंग रख दिया गया है। विशेष्याभिप्रायण पूर्व में नपुंसक लिंग रखा गया है। तो पूर्व सु अर्धम, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में पूर्व पराधरोत्तर में एकदेशन एकाधिकरण सूत्र से समास होकर के क्या स्थिति बन जाएगी? पूर्व काय बन जाएगी। और परवल लिंगम दधि तत्पुरुषय सूत्र के अनुसार काय शब्द चूंकि घयंत है, नित्य पुल्लिंग है, इसलिए समस्त पद का लिंग भी पुल्लिंग बन जाएगा। तो पूर्व काय एक देश न्याय प्रातिपदिक संज्ञा सूर्य विसर्ग पूर्व कायः, यह रूप सिद्ध हो जाता है, पूर्व कायः। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी कर लेने हैं सब। अपर काय, अपरम कायस्य, अपरम, अपर सु, कायसु इत्यादि अलौकिक विग्रह में समास करके अपर कायः। उत्तरम कायस्य, उत्तर सु, कायसु अलौकिक विग्रह में समास करके उत्तर कायः। अधरम कायस्य, अधरसु, उत्तर सु, कायसु अलौकिक विग्रह में समास करके अधर कायः। इस प्रकार से इसके उदाहरण संपन्न होते हैं। अब इसमें एक प्रश्न ये है कि जब इस सूत्र के द्वारा समास कर दिया जाएगा, यद्यपि पूर्वम कायस्य इस विग्रह में षष्ठी सूत्र से भी समास प्राप्त है, क्योंकि एक षष्ट्यंत है एक समर्थ सुबंत है। तो पूर्वम कायस्य इस विग्रह में षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त है और पूर्व कायः यही निष्पन्न पद बनाना है, पूर्व कायः ऐसा शब्द बनाना है। तो ये तो कर्मधारय समास से भी बन सकता है, पूर्वश्चासो कायश्च, इस प्रकार से विग्रह कर करके पूर्व कायः रूप की स्थिति तो की ही जा सकती है। उसके लिए इस सूत्र का आरंभ करने की क्या आवश्यकता है, ये भी प्रश्न होता है। तो उसका उत्तर दिया जाता है कि पूर्वश्चासो कायश्च इस प्रकार से कर्मधारय समास करके अगर पूर्व कायः को बनाना चाहेंगे तो वो न हो। और ये जो पूर्वापराधरोत्तर सूत्र है, यह सूत्र षष्ठी सूत्र से होने वाला जो समास है उस समास को बांधने के लिए है, अन्यथा षष्ठी समास भी एक पक्ष में होने लगता। तो पूर्वम कायस्य इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास न हो, पूर्वापराधरोत्तरम से ही एकदेशी समास हो, इसके लिए यहां पर इस सूत्र का आरंभ किया गया है। तो अब पूर्वापराधरोत्तरम इत्यादि सूत्र षष्ठी सूत्र से होने वाला जो षष्ठी समास उसको बाध लेता है, इसीलिए वृत्ति में लिखा है षष्ठी समासापवाद, कि यह जो सूत्र है पूर्वापराधरोत्तरम से होने वाला एकदेशी समास, यह एकदेशी समास षष्ठी समास का अपवाद है। तो पूर्वम कायस्य इस विग्रह में षष्ठी समास नहीं होगा, एकदेशी समास ही होगा। क्या रूप बनेगा? पूर्व कायः। अगर षष्ठी समास हो जाता तो षष्ठ्यंत था कायस्य, उसी का पूर्व निपात होता, तो काय
पूर्वः ऐसा समस्त पद बनने लगता। तो पूर्व कायः ही बने, काय पूर्वः न बने, इसके लिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है। अब यहां पर एक बात यह होती है कि ठीक है, आप पहले षष्ठी पूर्वम कायस्य, ऐसी स्थिति में पहले षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास प्राप्त है, उसको बाद करके पूर्वापराध रोत्रम इत्यादि सूत्र के द्वारा एकदेशीय समास किया गया। एकदेशीय समास करने के बाद पूर्व कायः बना दिया गया। अब कह रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति में षष्ठी समास आ जाए और जब पूर्व कायः बन जाए उसके बाद षष्ठी समास भी एक पक्ष में हो जाए, और षष्ठी समास एक पक्ष में हो जाए तो काय पूर्व ऐसा रूप भी एक पक्ष में बन जाए, उसमें क्या हानि है? तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक नियम है, यत्रोत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्प्येते तत्र अपवादेन मुक्ते न पुनः उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्ति। यह समझने वाली बात है। मूल बात यह है, प्रश्न यह हुआ कि पारे मध्य षष्ठ्या वा, इस सूत्र में वा ग्रहण क्यों किया गया है? पारे मध्य षष्ठ्या वा सूत्र अव्ययभाव समास का है और उसमें वा ग्रहण किया गया है। अब प्रश्न है कि इस सूत्र में वा ग्रहण क्यों किया गया? तो उसका उत्तर दिया गया कि वा ग्रहण बलात् एक पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास भी होता है। अगर वा ग्रहण नहीं करेंगे तो अव्यय भाव समास षष्ठी तत्पुरुष समास को बाध लेगा, तो गंगायाः पारम, यहां पर गंगा पारम रूप नहीं बन पाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो पाएगा और वा ग्रहण बलात् षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। अब यहां पर कहा गया कि वा ग्रहण करने के सूत्र में आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जो अव्यय भाव समास है, पारे मध्य षष्ठ्या वा सूत्र से होने वाला अव्यय भाव समास, वह अभी भाषा के अधिकार में है। तो एक पक्ष में अव्यय भाव समास होगा, एक पक्ष में अव्यय भाव समास नहीं होगा। जिस पक्ष में अव्यय भाव समास नहीं होगा उस पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, और षष्ठी तत्पुरुष समास भी विभाषा के अधिकार में है। तो एक पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और जिस पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा उस पक्ष में वाक्य भी रह जाएगा। तो तीनों रूप आपके सिद्ध हो जाएंगे। पारे गंगा भी बन जाएगा, गंगा पारम भी बन जाएगा, गंगाया पारम भी बन जाएगा। जब तीनों रूप आपके विभाषा के अधिकार में होने के कारण से बन सकते हैं तो फिर वा ग्रहण करने की सूत्र में आवश्यकता ही नहीं थी। तो वाग्रहण व्यर्थ होकर के इस नियम का ज्ञापन कर देता है। किस नियम का? यत्र उत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्प्येते तत्र अपवादेन मुक्ते न पुनः उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्ति। अर्थात जहां पर उत्सर्ग शास्त्र और अपवाद शास्त्र दोनों में विभाषा का अधिकार लग करके विकल्प होता हो, ऐसी स्थिति में अपवाद से मुक्त हो जाने के बाद उत्सर्ग शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। अब यहां पर इसको घटाएंगे तो अव्यय भाव समास हो गया अपवाद शास्त्र और षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया उत्सर्ग शास्त्र। तो अब अव्यय भाव समास से मुक्त होने के बाद षष्ठी तत्पुरुष की प्राप्ति वहां पर नहीं हो पा रही थी। उस षष्ठी तत्पुरुष समास की प्राप्ति कराने के लिए वा ग्रहण स्वांश में चरितार्थ हो जाता है। तो वहां पर एक पक्ष में गंगाया पारम ऐसा रूप भी बन जाता है। और इसका फल क्या हुआ? इसका फल ये हुआ कि पूर्वम कायस्य, ऐसी स्थिति में जो षष्ठी तत्पुरुष समास प्राप्त था उसको बाध करके पूर्वापराध रोत्रम सूत्र के द्वारा एकदेशीय समास किया गया। अब एकदेशीय समास होने के बाद अगर कोई कहे कि पुनः यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया जाए तो वो नियम आकर के यहां पर बाध कर देगा। यत्रोत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्प्येते तत्र अपवादेन मुक्ते न पुनः उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्ति ही, कि पूर्वापराधोत्तरम यह भी आपका महाविभाषा के अधिकार में है, षष्ठी सूत्र भी महाविभाषा के अधिकार में है। तो पूर्वापराधोत्तरम अपवाद है, षष्ठी सूत्र उत्सर्ग है, तो महाविभाषा के द्वारा दोनों में ही विकल्प किया गया है। तो यहां पर अपवादेन मुक्ते, जो पूर्वापराधोत्तर में अपवाद शास्त्र है, इससे मुक्त हो जाने पर न पुनः उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्ति ही, जो उत्सर्ग शास्त्र है षष्ठी, उसकी प्रवृत्ति यहां पर नहीं हो पाएगी। नहीं होगी तो काय पूर्व इस प्रकार का रूप नहीं बनेगा, पूर्व काय यही रूप बनेगा। तो वाग्रहण से ज्ञापित नियम का आश्रय करते हुए षष्ठी सूत्र की यहां पर प्रवृत्ति नहीं होती है। काय पूर्व ऐसा प्रयोग नहीं बनता है, पूर्व काय ऐसा ही प्रयोग बनेगा। ऐसा ही अन्य में भी समझ लेना चाहिए। तो वही लिखा षष्ठी समासापवाद। आगे पढ़िए तो मूल में पूर्वम काय से पूर्व काय, अपर काय अपरम काय से अपर काय। चलिए एकदेशिना किम। अब यहां पर पदकृत्य करते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि एक देशी जो अवयवी है, अवयवी वाचक के साथ ही समास हो।
कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा अर्थ कर दीजिए कि पूर्व अपर आदि शब्दों का एकत्व विशिष्ट जो द्रव्य तद्वाचक के समास हो, तद्वाचक शब्द के साथ समास हो जाए, उसमें एक देशीना पद जोड़ने की क्या आवश्यकता है। जो भी द्रव्य जो कि एकत्व विशिष्ट है उसके साथ समास हो जाए, अब वह अवयवी ही होना चाहिए, अवयवी वाचक ही होना चाहिए, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है। तो उसका फल दिखा दिया, पूर्वम नाभेः कायस्य। पूर्वम नाभेः कायस्य यहां पर समास न हो जाए इसके लिए एक देशीना पद देना जरूरी है। अगर एकाधिकरणे ऐसा ही कहेंगे तो नाभि भी एकत्व विशिष्ट द्रव्य है, नाभि भी क्या है, एकत्व विशिष्ट द्रव्य है। अब अगर अवयवी एक देशीना पद नहीं देंगे तो नाभि के साथ भी पूर्व शब्द का समास होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अवयवीना पद तो दिया नहीं है, पूर्व अपराधी शब्दों का एकत्व विशिष्ट द्रव्यवाचक शब्द के साथ समास हो, इतना ही अर्थ है। तो पूर्वम नाभेः कायस्य पूर्वसु नाभिङस्, इस स्थिति में जो पूर्व है उसका नाभि इस एकत्व विशिष्ट द्रव्यवाचक के साथ समास होने लगेगा। लेकिन जब एक देशीना कह देते हैं तो फिर नाभि एक देशी नहीं है, नाभि क्या है, एक देश है, अवयव मात्र है। जो पूर्व है और नाभि है, पूर्व शब्द के कारण, पूर्व शब्द चूंकि दिक् शब्द है इसलिए उसके योग में नाभि शब्द में दिग् योग लक्षणा पंचमी हो गई है अन्य आराधित सूत्र के द्वारा। और जो पूर्व है उसका अवधि है, पूर्व का अवधि है नाभि, पूर्व है, पूर्वम नाभे का मतलब क्या हुआ, नाभे यह पूर्वो भागः सकायावयव, नाभि का जो पहला वाला भाग है, पहला वाला हिस्सा है वो काय का अवयव है, ये इसका तात्पर्य हुआ। नाभे यह पूर्वो भागः सकायावयव, नाभि का जो पूर्व भाग है, पहला वाला हिस्सा है, वह काय का अवयव है। तो जो पूर्व है, पूर्व की जो अवधि है वह अवधि कौन है, नाभि है। नाभि से, नाभि की अपेक्षा पूर्व वाले हिस्से को लेना है। तो यहां पर जो नाभि है वो अवयवी ना होकर के केवल अवयव मात्र है, इसलिए उसके साथ समास न हो जाए इसके लिए एक देशीना पद देना जरूरी है। इसलिए इससे क्या होता है, पूर्वम नाभेः कायस्य में समास नहीं होता। अब यहीं पर अगर पूर्व शब्द को काय के साथ जोड़ देंगे तो वहां तो समास हो जाएगा, पूर्व कायः नाभेः, ऐसा स्थिति, ऐसा समस्त पद तो बन सकता है। लेकिन पूर्वम नाभेः कायस्य, यहां पर पूर्व नाभेः ऐसा समस्त पद नहीं बन सकता। यह एक देशीना पद देने का लाभ हो गया। और अगला पद कृत्य क्या है, एकाधिकरणे किम। अब कह रहे हैं तो ठीक है, एकाधिकरणे पद मत दीजिए, फिर जो अवयवी है वह एकत्व संख्या विशिष्ट ही होना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं। तो कह रहे हैं कि एकाधिकरणे पद का जो फल है वो किसमें है, पूर्वस् छात्राणाम, किसमें है, पूर्वस् छात्राणाम। पूर्वस् छात्राणाम का तात्पर्य क्या है, तो छात्र समुदायस्य पूर्वार्धम, यह तात्पर्य है। पूर्वस् छात्राणाम का क्या तात्पर्य है, छात्र समुदायस्य पूर्वार्धम। अब पूर्वस् छात्राणाम यहां पर जो छात्र शब्द है वह छात्र समुदाय का बोधक है, छात्र शब्द छात्र समुदाय का बोधक है। तो छात्र से लेना छात्र समुदाय को। अब प्रश्न होगा कि जो समुदाय है वो तो एकत्व विशिष्ट द्रव्य ही है, तो उसमें तो पूर्व का उसके साथ तो पूर्व का समास हो जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि नहीं होगा, समुदाय यद्यपि एकत्व विशिष्ट द्रव्य दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी यहां पर उद्भूतावयव विवक्षा पक्ष माना गया है। यहां पर दो पक्ष चलते हैं, एक उद्भूतावयव विवक्षा पक्ष, एक अनुद्भूतावयव विवक्षा पक्ष। उद्भूतावयव विवक्षा पक्ष क्या हुआ, तो विवक्षित संख्याकत्वम उद्भूतावयवत्वम, जहां पर संख्या की विवक्षा कर दी जाती है वह उद्भूतावयव पक्ष होता है, और अविवक्षित संख्याकत्वम अनुद्भूतावयवत्वम, और जहां पर संख्या की अविवक्षा कर दी जाती है वह अनुद्भूतावयव पक्ष होता है। जैसे जो समुदाय है वह छात्रों का है, अनेक छात्रों से मिलकर के एक समुदाय बना है। अब समुदाय में अनेक छात्रों की संख्या सन्निहित है, अगर हम छात्रों की संख्या की विवक्षा कर देंगे तो यहां पर उद्भूतावयव पक्ष हो जाएगा, तब अनेक छात्र हो जाएंगे तो अनेक द्रव्य हो जाएंगे। अनेक द्रव्य होने के कारण से यहां पर एकत्व विशिष्ट द्रव्य अर्थ में जो छात्र शब्द है वो वर्तमान नहीं है, इसलिए समास नहीं होता है। और अगर अनुद्भूतावयव पक्ष मान लेंगे तो छात्रों की जो संख्या है उसकी अविवक्षा हो जाएगी, समुदाय की प्रधानता हो जाएगी, उस पक्ष में तो समास हो भी सकता था। लेकिन यहां पर उद्भूतावयव पक्ष माना गया है। उद्भूतावयव पक्ष मानने के कारण से जो समुदाय के अंदर छात्रों की अनेक संख्या है वो अनेक द्रव्य के रूप में वर्तमान हो गई, अनेक संख्या विशिष्ट द्रव्य हो गए, इसलिए यहां पर पूर्व शब्द का छात्र शब्द के साथ समास नहीं होता है। पूर्वस् छात्राणाम, छात्राणाम में जो षष्ठी है वह निर्धारण अर्थ में नहीं है, वह षष्ठी
अवयवावयवी भाव संबंध में है। अवयव हो गए आपके छात्र, अवयवी हो गया समुदाय। तो अवयवावयवी भाव संबंध में षष्ठी होने के कारण से यहाँ पर जो छात्रों की समुदायगत जो छात्रों की अनेक संख्या है, उद्भूतावयव पक्ष मान करके उसकी विवक्षा कर दी गई है। अनेक संख्या विशिष्ट द्रव्य हो गए, अनेक छात्र हैं, एकत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य नहीं रहे, इसलिए पूर्व शब्द का उसके साथ समास नहीं हुआ। तो पूर्वश छात्राणाम, पूर्व छात्राणाम स्तुत्व इत्यादि होकर के पूर्वश छात्राणाम इस प्रकार से व्यस्त पद ही रहता है। पूर्व छात्राणाम ऐसा समस्त पद नहीं होता है। पूर्वापराधरोत्तरम एक देशी नैकाधिकरणे यह सूत्र पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इन 4 शब्दों का ही समास करता है एक देशी वाचक के साथ। लेकिन कुछ अन्य भी उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनमें एक देशी समास देखा जाता है, जैसे सायाह्न, मध्याह्न इत्यादि उदाहरण हैं। और जबकि उनका तो सूत्र में ग्रहण है नहीं। साय, मध्य यह भी सब अवयववाचक शब्द हैं और अहन ये सब अवयवीवाचक शब्द हैं। तो इन शब्दों का तो सूत्र में ग्रहण नहीं है, तो फिर सायाह्न, मध्याह्न इत्यादि रूप कैसे बनते हैं उसके बारे में विवेचन कर रहे हैं कि संख्या विषाय वृत्ति पढ़िए तो इति ज्ञापकात संख्या विषाय पूर्वस्यान्हस्य हन्नन्यतरस्याम, यह एक पाणिनि व्याकरण का सूत्र है। संख्या विषाय इति ज्ञापकात मध्याह्न सायाह्न कि संख्या विषाय पूर्वस्यान्हस्य हन्नन्यतरस्याम, इस सूत्र के ज्ञापन से मध्याह्न सायाह्न इत्यादि रूपों की सिद्धि होती है। यहाँ का विवेचन इस प्रकार है कि अह्नः सायः, अह्नः सायः इस विग्रह में सायाह्न शब्द बनता है। अब यहाँ पर जो साय शब्द है वह अवयववाचक है और अहन शब्द अवयवीवाचक है, तो एक देशी समास इसमें हुआ है। लेकिन एक देशी समास करने वाला जो सूत्र है पूर्वापराधरोत्तर इत्यादि, उसमें इनका ग्रहण नहीं है, साय शब्द का ग्रहण नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आखिर इनमें समास हुआ कैसे? और समास जब हुआ, इनमें जब एक देशी समास हुआ, एक देशी समास होकर के सायाह्न शब्द बना, तब सायाह्न शब्द के बाद उसके सप्तमी व्यक्ति एक वचन में गी प्रत्यय के परमय होने पर संख्या विषय पूर्वस्यान हस्या हन्नन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा अहन के स्थान पर अहन आदेश किया जाता है। और जब अहन आदेश किया जाता है तब सायाहनी ऐसा रूप बनता है। अब यहां पर प्रश्न ये है कि जब तक साय शब्द का अहन शब्द के साथ एक देशी समास नहीं होगा तब तक सायाह्न शब्द नहीं बनेगा। जब तक सायाह्न शब्द नहीं बनेगा तब तक सायाह्न के अहन के स्थान पर अहन आदेश नहीं होगा। तो लेकिन आचार्य पाणिनि जी ने अहन के स्थान पर अहन आदेश किया है। इससे पता चलता है कि उसका साय शब्द के साथ एक देशी समास हुआ है, और जब एक देशी समास हुआ है तभी उसके अहन के स्थान पर अहन आदेश हुआ है। और एक देशी समास करने वाला जो सूत्र है उसमें साय का ग्रहण नहीं है। लेकिन आचार्य पाणिनि जी ने चूंकि एक देशी समास संपन्न सायाह्न शब्द के घटक अहन के स्थान पर अहन आदेश किया है, इसी से पता चल जाता है, यही इस बात का ज्ञापन कर देता है कि मध्याह्न सायाह्न इत्यादि स्थल में भी एक देशी समास हो जाता है, भले ही वहां पर सूत्र में उनका ग्रहण न किया गया हो। लेकिन संख्या विषय इत्यादि ज्ञापक से मध्याह्न सायाह्न में भी एक देशी समास होता है। अगर वहां षष्ठी तत्पुरुष समास करते, अगर अहन सायः इत्यादि विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास कर देते तब तो अहन सायः रूप बनता है, क्योंकि षष्ठ्यंत का ही पूर्व निपात होता, सायाह्न तो नहीं बन पाता। तो सायाह्न तो एक देशी समास करने पर ही होगा। तो इस सूत्र के ज्ञापन से यहां पर समास हो जाता है। वही लिखा है, क्या लिखा है? संख्या विषय इति ज्ञापकाद मध्याह्न सायाह्न। तो अहन सायः इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाना है। अहन सायः, अहन ngस सायसु, इस लौकिक विग्रह में संख्या विषय इस ज्ञापक से समास हो जाएगा। समास होने से जो साय है उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। पूर्व प्रयोग होने से, क्योंकि अवयववाचक का ही पूर्व प्रयोग होना है, इससे पहले पूर्व पर अपर इत्यादि का ही पूर्व प्रयोग हुआ है, तो साय अहन बन जाएगा। सायाहन, अहन के स्थान पर अहन आदेश हो जाएगा, सायाह्न बन जाएगा। तो अहन के स्थान पर अहन आदेश करने वाला सूत्र आगे आएगा ही है, तो उसमें अहन के स्थान पर अहन आदेश होकर क्या रूप बन जाता है? सायाह्न। और रात्रान हा पुंसी इत्यादि सूत्र के द्वारा पुल्लिंग होकर के सायाह्न यह रूप निष्पन्न हो जाता है। ऐसे ही है अहन मध्यम, अहन ngस मध्यसु, इस लौकिक विग्रह में समास इत्यादि होकर के मध्य का पूर्ण मध्याह्न पुल्लिंग होकर के मध्याह्न
यह रूप निष्पन्न हो जाता है। तो संख्या विषय पूर्वस्याम हस्या हन्यत्रस्याम इस सूत्र के ज्ञापन से साय इत्यादि का अहन के साथ एक देशी समास होता है, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। उसमें ही आगे और कुछ लिख रहे हैं, पढ़िए तो। केचित्तु सर्व एक देश कालेन समस्यते न तो अहना एवं ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात्। अब यहाँ पर एक मत और दे रहे हैं कि अपराह्न पूर्वाह्न इत्यादि रूप भी देखने को मिलते हैं तो या अपराह्न पूर्वाह्न के अलावा मध्यरात्र पश्चिम रात्र इत्यादि रूप भी देखने को मिलते हैं। तो मध्यरात्र पश्चिम रात्र इत्यादि स्थल पर भी एक देशीय समास हुआ है, अन्यथा मध्यरात्र पूर्व रात्र इत्यादि प्रयोग नहीं बन सकते थे। और वहां तो संख्या विषय पूर्वस्याम नस्या अन्यत्रस्याम ngौ सूत्र में तो केवल अहन शब्द का पाठ है, मध्य इत्यादि का पाठ तो है नहीं। तो वहां पर फिर कैसे समास हो गया, तो उसका समाधान दिया केचित्तु सर्वोपि एक देश कालेन समस्यते न तो अहना एव। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि जितने प्रकार के भी एक देश हैं, जितने प्रकार के भी अवयववाचक शब्द हैं, उन सभी अवयववाचक शब्दों का कालेन समस्यते कालवाचक शब्दों के साथ समास हो जाता है, न तो अहना एव। केवल अहनवाचक शब्द के साथ ही समास नहीं होता। अहन शब्द भी काल का ही एक वाचक है, अहन का मतलब दिन होता है, दिन काल ही है। तो अहन शब्द से अहन शब्द को ही ना लेकर के कालवाचक शब्द को ले लेना है ना। ज्ञापक से सामान्यापेक्षत्वात्, क्योंकि ज्ञापक जो है वह सामान्यापेक्ष है। यहाँ पर असतिवाद के सर्वसामान्यम ज्ञापकम, अगर ज्ञापक का कोई बाधक न हो तो वह ज्ञापक सर्वसामान्य माना जाता है। तो यहाँ पर कोई बाधक नहीं है, इसीलिए यह जो ज्ञापक है संख्या विषय इत्यादि जो ज्ञापक है यह सर्वसामान्य का ज्ञापक हो जाएगा। सर्वसामान्य का ज्ञापक का तात्पर्य क्या हो जाएगा, सर्व अपि एक देश, जितना भी एक देशवाचक शब्द है उन सभी का कालवाचक शब्दों के साथ समास हो जाता है। इसका फल क्या हुआ, तेन मध्यरात्र उपारता पश्चिम रात्र गोचरा इत्यादि सिद्धम इत्याहु। इसका फल ये हुआ मध्यरात्र, रात्रे है मध्यम, रात्रे है मध्यम, रात्रि अवयवी है, मध्य अवयव है। तो सूत्र से भी समास प्राप्त नहीं है और पूर्वापरा से तो प्राप्त नहीं ही है, संख्या विषय में ग्रहण न होने से ज्ञापक से भी प्राप्त नहीं था। लेकिन ज्ञापक को सामान्यापेक्ष मानने के कारण से, कालवाचक शब्द अहन से कालवाचक शब्द को ले लेने के कारण से रात्रे है मध्यम, इस लौकिक विग्रह में रात्रि से मध्यसु, इस अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, मध्य रात्रि बन जाएगा। और अहस सर्वै के देश संख्यात पुण्याच रात्रे है सूत्र के द्वारा रात्रि के इकार को समासांत अच होकर के इकार निकल जाएगा और जुड़ जाएगा मध्य रात्रम, संख्या पूर्व मध्य रात्रम। इस प्रकार मध्य रात्र रात्रान पुंसी से पुल्लिंग होगा तो मध्य रात्र इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाता है। तो मध्य रात्र बना। ऐसे ही पश्चिम रात्र उपारता पश्चिम रात्र गोचरा में पश्चिम रात्र उदाहरण है। तो रात्रे है पश्चिमम, रात्रे है पश्चिमम, रात्रिंगा से पश्चिम सु अलौकिक विग्रह में समास होकर के पश्चिम रात्र समासांत अच हो जाएगा, भसंज्ञा स्थिति से इकार का लोप पुल्लिंग हो जाएगा तो पश्चिम रात्र यह रूप सिद्ध हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी एक देशवाचक शब्द का काल सामान्यवाचक शब्द के साथ समास हो जाएगा, केवल अहन शब्द के साथ ही समास हो ऐसी बात नहीं है। फिर एक शंका हो जाती है कि रात्रि मध्य, दिन मध्य इत्यादि प्रयोग बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो उसका समाधान कर दिया गया कि ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र, जो ज्ञापक सिद्ध होता है वो सार्वत्रिक नहीं होता, इसलिए रात्रि मध्य, दिन मध्य इत्यादि प्रयोगी बन जाएंगे, मध्य रात्र पश्चिम रात्र इत्यादि प्रयोगी बन जाएंगे, सायाह्न मध्याह्न पूर्वाह्न अपराह्न इत्यादि समस्त रूप बन जाते हैं। और पूर्व काय अपर काय इत्यादि रूप तो सूत्र से ही बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इस एक देशी समास करने वाले सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। इसके बाद अर्धम नपुंसकम इत्यादि सूत्र हैं जो एक देशी समास करते हैं, उनका विवेचन अगले पाठ में किया जाएगा।